हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास में हम खिलजी वंश पर आ पहुँचे हैं। खिलजी वंश का तीसरा पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ देख लेंगे और खिलजी वंश को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो खिलजी वंश में हमने कल बहुत कुछ पढ़ लिया था खिलजी के बारे में। आज हम जो है खिलजी वंश के तीसरे पार्ट में अलाउद्दीन खिलजी के कर कर प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसका निर्माण कार्य और कौन रहता है इसका अंतिम शासक, आज हम खिलजी वंश को ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो खिलजी वंश की अगर हम बात करें तो कर व्यवस्था से कैसी थी आज हम जानेंगे। तो अगर कर व्यवस्था की बात करें तो हिंदू को भूमि उपज का 50% तथा मुसलमानों को 25% देना पड़ता था। हिंदू को जो उसकी भूमि का उत्पादन होता था उसका उसे 50% देना होता था तथा मुसलमानों को यह 25% ही देना पड़ता था। गैर मुस्लिमों से चार प्रकार के कर लिए जाते थे। पहला था जजिया। जजिया होता था सैन्य सेवा के बदले कर। जैसे कि अगर जजिया कर उनसे लिया जाता था जो अगर सेना में भर्ती होते थे, उनसे तो नहीं लिया जाता था, और जो सेना में नहीं भर्ती होना चाहते थे उनसे इस जजिया कर लिया जाता था। खराज आपने पहले ही बता दिया, ये हिंदू से लिया जाता था और उपज का 50% लिया जाता था, जिसे खराज कहते थे। घरी या गृह कर, आज का ये हाउस टैक्स, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछा गया है कि किस सुल्तान ने हाउस टैक्स लगाया या गृह कर लगाया। तो नया मकान बनाने पर घरी या गृह कर देना पड़ता था। चरी या चारागाह कर, दुधारू पशुओं पर यह कर लिया जाता था। चरी या चारागाह कर। खुक्स या गनिया कर वह कर होता था जो लूट के माल का 4/5 भाग, मतलब किसी भाग का 4 सहित 5 भाग राज्य तथा उस बचा हुआ भाग का 1/5 भाग सेना को मिलता था। जकात मैंने पहले ही बता दिया। प्रत्येक मुस्लिम को अपनी आय का 1/40 भाग गरीब मुस्लिम जनता के लिए देना पड़ता था। प्रत्येक मुस्लिम को अपनी आय का 1/40 भाग गरीब मुस्लिम को दिया जाता था, जो जकात कहलाता था। मसाहत, भूमि के माप को कहा जाता था। मसाहत जो टर्मोलॉजी है, कई एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो मसाहत भूमि के माप को कहा जाता था। प्रथम सुल्तान जिसने भूमि माप प्रारंभ करवाई। डायरेक्ट एग्जाम से पूछा गया ऐसा कौन सा प्रथम सुल्तान है जिसने भूमि मापन प्रारंभ करवाई, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। तो मसाहत मतलब भूमि के माप को कहा जाता था, प्रथम सुल्तान जिसने भूमि माप प्रारंभ करवाई। दीवाने मुक्तराज एक डिपार्टमेंट का इसने स्थापना किया जो बकाया करो तथा भूमि माप से संबंधित था। दीवाने रसातल एक विदेश मंत्रालय होता था जो कि ये इसका ध्यान में रखता था। उसर जो है मुस्लिमों से लिया जाने वाला कृषि कर था, जो कि 25% लिया जाता था उसर। और इससे पहले भी मैंने बता दिया हिंदुओं से जो खराज लिया जाता था, खराज में 50% लिया जाता था कृषि का, और उस जो मुस्लिमों से केवल लिया जाता था और वो 25% कृषि का लिया जाता था। अलाउद्दीन ने हिंदू पदाधिकारियों के 9 विशेष अधिकारों में कमी कर दी। अलाउद्दीन ने हिंदू जो पदाधिकारी थे उनके विशेष अधिकारों में इसने कमी कर दी थी। इसमें 9 विशेष अधिकार है। अब इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली पढ़ लेते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली सी कैसी थी। तो बर्नी के लेखक हैं। बर्नी के अनुसार एक विशाल स्थायी सेना, आपने पढ़ा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली में एक स्थायी सेना रख दी। तो एक विशाल स्थायी सेना जिसे कम वेतन पर गुजारा करना पड़ता था। इसके लिए सुल्तान ने जीवन निर्वाह की वस्तुओं को मूल्य स्थायी कर दिया, मतलब इसने बाजार में जो सामान था उसका जो दाम था वो एक निहित कर दिया, मतलब इतना ही रहेगा, जो कि उस सेना को जीवन गुजारा करने के लिए बहुत ही आसान कर दिया। सराय ए अदल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है न्याय का शासन। यमुना के तट पर निर्मित बाजार अलाउद्दीन द्वारा बसाया हुआ, जहां वस्तु व अन्य कीमती वस्तुओं का व्यापार होता था। अलाउद्दीन खिलजी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है। पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अलाउद्दीन खिलजी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके द्वारा बनाए हुए विभाग। तो दीवान रियासत जो इसका व्यापार विभाग था, दीवान रियासत इसका व्यापार विभाग था, और इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो सदर रियासत इसका सर्वोच्च अधिकारी होता। दीवान रियासत इसका व्यापार विभाग था और सदर रियासत ये जो टर्मोलॉजी ही इंपॉर्टेंट है, जो भी रेड कलर से आपको इंगित है वो टर्मोलॉजी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सदर रियासत जो होता था इसका सर्वोच्च अधिकारी होता था, और इसमें सहना होता था वो बाजार अध्यक्ष होता था। बरीद जो होता था वो गुप्तचर अधिकारी होता था। बरीद का काम जो होता था गुप्तचर अधिकारियों का, ये चेक करते थे कि बाजार में जो भी सामान बेच रहे हैं कोई घटा तौल या कुछ गलत तो नहीं बेच रहे हैं। अगर कुछ ऐसा करते हैं
तो वो उसके मांस के टुकड़े का अगर कोई जैसे कोई व्यापारी कम सामान दे रहा है किसी को, अगर पता चल जाता है गुप्तचर को, तो गुप्तचर क्या करते थे, उस व्यापारी के उतना हिस्सा मांस काट कर उसको पूरा करते थे। तो ये गुप्तचर अधिकारी बहुत खतरनाक होते थे इसके शासनकाल में, और इसलिए इसका बाजार वितरण प्रणाली या इसका बाजार प्रणाली बहुत ही अच्छा था। तो बरीद जो थे वो गुप्तचर अधिकारी थे, और गुप्तचर अधिकारी में मुनैया वो गुप्तचर होते थे। और पहला जो रहाना अर्थात बाजार अध्यक्ष था, रहाना या सहनाय गढ़ी, इसको सहनाय गढ़ी भी कहा जाता था या सहना ही कहा जाता था, ये बाजार मलिक मकबूल था जो कि बाजार अध्यक्ष था। इसने अनाज के बड़े बड़े गोदाम बनवाए, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के बड़े बड़े गोदाम बनवाए, तथा अकाल पड़ने के समय पर हर घर में इसने आधा मन अनाज बंटवाया। इसकी जो मृत्यु होती है वो 4 जनवरी 1316 में दिल्ली में होती है। इसकी जो मृत्यु होती है, इसकी मृत्यु जो है 4 जनवरी 1316 में दिल्ली में होती है। इसका जो मकबरा है दिल्ली में है। और अलाउद्दीन जो है अंतिम समय में अपने कोढ़ रोग से पीड़ित हो गया था। अलाउद्दीन जो अंतिम समय में कोढ़ रोग से पीड़ित हो गया, और मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के कहने पर ही उसको जहर दे दिया था, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके जो निर्माणकार हैं प्रमुख, वो अलाई दरवाज़ा है, होश खास है, सीरी कोट है, जमात खाना मस्जिद है। इसका जो दरबारी कवि रहता है वो अमीर खुसरो दरबारी कवि रहता है। अगर अमीर खुसरो के बारे में आपको पढ़ना है तो इसके पिछली वीडियो में अमीर खुसरो को इससे पिछले वीडियो में अमीर खुसरो के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। किसके किसके शासनकाल में इसका शासन रहता है, कि इसकी बुक क्या रहती है, इसके गुरु कौन रहते हैं, तो सब कुछ अमीर खुसरो के बारे में पढ़ाया गया है। तो आप जाकर पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। तो इसका जो दरबारी कवि रहता है वो अमीर खुसरो रहता है। और अब देख लेते हैं प्रमुख कथन या लेखक जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहे हैं। तो एक एलिफेस्टन एक लेखक होते हैं, उन्होंने कहा है, इसका शासन गौरवपूर्ण था, अलाउद्दीन खिलजी का शासन गौरवपूर्ण था, अनेक मूर्खतापूर्ण एवं क्रूर, एक थोड़ा सा सही कर लीजिए शब्द को, क्रूर रहेगा, क्रूर नियमों के बावजूद भी वह अच्छा शासक था। इसका शासन एलिफेस्टन के अनुसार इसका शासन गौरवपूर्ण था और अनेक मूर्खतापूर्ण एवं क्रूर नियमों के बावजूद भी वह अच्छा शासक था। जोधपुर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार अलाउद्दीन के देवतुल्य शोर से पृथ्वी काँप उठी। अलाउद्दीन के देवतुल्य शोर से पृथ्वी काँप उठी। एक जैन मुनि कक्सुरी के अनुसार इसके द्वारा विचित्र किलों की कौन गणना कर सकता है, मतलब इसने इतना किला जीत लिया है कि इसकी गणना कौन कर सकता है। जैन मुनि कक्सुरी के अनुसार अमीर खुसरो, इसके जो दरबारी कवि व इसामी के अनुसार अलाउद्दीन एक भाग्यशाली शासक था। अब अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद इससे कई सारे पुत्र रहते हैं, पर अलाउद्दीन खिलजी जो रहता है वो लास्ट टाइम में मलिक काफूर से कहा गया था कि उसका एक पुत्र था सिहाबुद्दीन उमर, उसको शासक बनाना। तो मलिक काफूर की मदद से सिहाबुद्दीन उमर शासक बनता है, पर इसने ये कुछ ही समय के लिए शासक बनता है। तो मलिक काफूर आगे जान लेते हैं। सिहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी में शासक बनता है और मलिक काफूर के संरक्षण में बना सुल्तान होता है। ये अलाउद्दीन खिलजी का ही पुत्र होता है। लगभग 2 माह में मुबारक खां अलाउद्दीन खिलजी का एक और पुत्र ने मलिक काफूर व उमर की हत्या कर स्वयं सुल्तान बन गया। अब आगे चलकर मलिक काफूर सत्ता धारण करेगा, और नहीं, मुबारक शाह सत्ता धारण करेगा। तो इसका पूरा नाम जो रहता है वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320 ईस्वी तक इसका शासन काल रहता है, और स्वयं को एक खलीफा घोषित कर देता है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह स्वयं को खलीफा घोषित किया, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। इसके समय खुसरो खां, इसका एक भाई रहता है, खुसरो खां के हाथ में शासन रहता है। बर्नी के लेखक हैं, उसके अनुसार यह सुल्तान बिलासी प्रवृत्ति का रहता है। कभी कभी यह दरबार में नंगा उपस्थित हो जाता था और स्त्री के कपड़े पहनकर भी यह दरबार में आ जाता था। इसकी हत्या जो इसके भाई खुसरो खां ने कर दी। यह भी देवगिरी पर आक्रमण किया था। अब आगे पढ़ेंगे खुसरो का। इसका पूरा नाम होता है नसरुद्दीन खुसरो खां। ये इसका कार्यकाल जो रहता है अप्रैल से सितंबर 1920 तक रहता है। यह हिंदू माता से उत्पन्न शासक रहता है, मतलब ये गैर तुर्क रहता है, ये हिंदू माता से उत्पन्न शासक रहता है। और प्रथम पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया तथा अपना खुतबा पढ़वाया। इसके समय नारे लगे, जो महत्वपूर्ण नारे लगे, इस्लाम खतरे में है। ये थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किसके समय में इस्लाम के खतरे या इस्लाम का शत्रु इत्यादि नारे लगे। तो नसरुद्दीन खुसरो खां के समय में ही इस्लाम खतरे में है और इस्लाम का शत्रु इत्यादि नारे लगे। इसकी जो हत्या होती है वो 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी, और इसके बाद तुगलक वंश की स्थापना होती है जिसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक होता है। और ये अंतिम वंश रहेगा
तुर्क वंश का। तो इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ वीडियो को बहुत अच्छे समझ में रहे होंगे। तो आज हम लोग का खिलजी वंश खत्म हो गया है। खिलजी वंश की तीन लेक्चर में खिलजी वंश खत्म हुआ है, और एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, या यहाँ तक कि अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कंटेंट पढ़ रहे हैं। और आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे, आपको ऐसा हिस्ट्री नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा और आप वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।